हिमालय स्टेट्स आ चुकी है आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरी जो इस वक्त दक्ष के साथ अब कोर्ट रूम में जाने लगी थी, वहीं अयान जो कि पीछे से ईश्वरी और दक्ष की तरफ एक बार देखता और बस अपना फ्रस्ट्रेशन में सिर हिला लेता है, क्योंकि उन दोनों के बीच की नाराजगी को वो अच्छी तरह से भांप पा रहा था। दोनों एक दूसरे से वैसे तो नाराज नहीं थे, लेकिन हाँ, वो दोनों दिखावा अच्छा कर रहे थे। धीरे धीरे कोर्ट रूम का सिलसिला शुरू होता है और जज जो मिस्टर मेहता से कहते हैं, जहां से ये कोर्ट रूम कल एडजर्न हुई थी वहीं से शुरुआत की जाए। मिस्टर मेहता, आर यू रेडी टू प्रोसीड? मिस्टर मेहता जो खड़े होते हुए कहते हैं, यस योर ऑनर, डिफेंस इज रेडी। और वो अब दक्ष के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे और अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, तो कल का सवाल दोबारा से मैं दोहराऊं या उसका जवाब आप खुद देंगे? विद्युत सिंह राठौर। ईश्वरी जो हाथ जोड़कर नीचे ही टेबल के अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए भगवान से प्रे करने लगी थी कि बस दक्ष को किसी भी हालत में गुस्सा ना आए और वो किसी भी गिल्ट को अपनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर एक बार दक्ष को ये लग गया कि वो गिल्टी है तो फिर उसे इस कोर्ट रूम में कोई नहीं बचा सकता और जज उसे ही गलत साबित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे देंगे। लेकिन मिस्टर मेहता इतनी आसानी से सवाल को खत्म नहीं कर सकते थे। उन्हें तो सीन क्रिएट करना था और दक्ष को गुस्सा दिलाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो काफी तेज लहजे में पूछते हैं, तो बताइए, क्या आपकी बहन निधि के साथ जो भी कुछ हुआ हॉस्पिटल में या फिर कॉलेज में, उसके साथ ही उस तरह बदतमीजी करना, उसके दोस्तों को उसको छेड़ना, शरीर पर वो धब्बों के निशान, क्या लगता है इन सब में क्या आपका हाथ नहीं शामिल है? अगर आप ऐसा घटिया काम नहीं करते तो शायद आपकी बहन जो कि बिल्कुल बेकसूर और मासूम थी उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं। क्या आप इसलिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानेंगे कि आपकी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी गलती है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विद्युत सिंह राठौर। थोड़े पल के लिए तो दक्ष दोबारा से गुस्से में आने लगे थे और हमेशा से उनको अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती थी कि उनके इन सारे हरकतों की वजह से जो भी कुछ उन्होंने ब्रिजेश माथुर से कहा था कि वो उनके सारे स्कैंडल को एक्सपोज कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार जो कि आग की लपटों में झुलस गया था और इस बात से वो हमेशा से गिल्ट तो रहा करते थे। लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त अगर उनकी आंखों में जरा भी गिल्टी मिस्टर मेहता को नजर आ जाती तो बस सारा केस तो यहीं पर सॉल्व हो जाता। और दक्ष को कही हुई कल की अयान की बात याद आती है। आई वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है और आप खुद से नहीं लड़ पा रहे। के साथ ईश्वरी जब दक्ष के हाथों से खाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो रही थी तब दक्ष ने भी काफी तेज लहजे में उसे डांटते हुए कहा था, पूरी दुनिया मुझे सजा देने के लिए तैयार है और एक तुम हो। एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी हो और दूसरी तरफ तुम अकेले मेरे लिए लड़ रही हो। क्यों कर रही हो मेरे लिए सब कुछ? और फिर उनकी नजर मिस्टर मेहता पर नहीं बल्कि जा करके उनकी ईश्वरी पर ठहर जाती है, जो कि इस वक्त अपने चेहरे को नीचे किए हुए प्रे किए जा रही थी। और उसके चेहरे को देखकर दक्ष जो अपने सारे गुस्से को भूलते हुए अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहते हैं, नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल व्हाट हैपेंड विद माई सिस्टर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह कोर्ट साबित करेगा। मिस्टर मेहता, आप मुझे मुजरिम घोषित करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ पॉइंट्स बताएं, अपना काम जज को करना आता है। मिस्टर मेहता जो एक बार ईश्वरी की तरफ देखते हैं और फिर एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, अच्छी तैयारी करके लेकर आई हो इसे। वहीं जज ईश्वरी से पूछते हैं, आपको कोई सवाल करना है ईश्वरी? ईश्वरी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नो योर ऑनर। वहीं मिस्टर मेहता जो आगे प्रोसीड करते हुए कहते हैं, अब मैं विटनेस बॉक्स में किसी एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जिससे विद्युत का काफी पुराना रिश्ता है। वैसे तो ये रिश्ता दोस्ती का है, मगर उसके साथ ही इन लोगों ने काफी टीम वर्क करके कामों को अंजाम दिया है। आपकी इजाजत से योर ऑनर, मैं अब्बास अली को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। जज ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ओके, परमिशन ग्रांटेड। वहीं क्लर्क जो खड़े होते हुए कहता है, अब्बास अली विटनेस बॉक्स में आए। वहीं अब्बास अली के ठीक सामने कुरान की बुक रखते हुए कहा जाता है, इस पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब्बास अली ने भी उस पर हाथ रख दिया था। वहीं ईश्वरी जो अपने हाथ कसते हुए अपने जूनियर की तरफ देखते हुए कहती है, इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। मिस्टर मेहता जो खड़े होते हुए कहते हैं, अब्बास अली अपने बारे में जज को बताइए और उसके साथ ये भी बताइए कि आप विद्युत को कैसे और कब से जानते हैं।
वहीं वो अपना सिर नीचे किए हुए कहता है, योर ऑनर, मेरा नाम अब्बास अली है। मैं विद्युत सर को बहुत बहुत टाइम से जानता हूँ, 5 साल पहले से। वहीं मिस्टर मेहता जो इसका प्रूफ देते हुए कहते हैं, मेरे पास 5 साल पहले की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और उसके साथ ही विद्युत और इनकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैं कोर्ट को दिखाना चाहूँगा। और वो सारी तस्वीरें जो कि इस वक्त क्लर्क को देते हुए जज के सामने पहुंच गई थी। अब्बास जो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये मेरे साथ काम करते थे पहले पहले वही मिस्टर मेहता जो कहते हैं, आप घबराइए मत, हमें अच्छे से पता है कि आपने जो भी कुछ किया है उसको आप प्रेशराइज में कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं इससे देश का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। एक मुजरिम को सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप ही बात जानते हैं अब्बास, इसलिए आप घबराइए मत, जो भी कहना है साफ तरीके से कहिए और जज को बताइए। वही अब्बास जो जैसे ही मेहता के नाम से प्रेशराइज का शब्द सुना था वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर पूरे कॉन्फिडेंस वे में आकर के जज को बताते हुए कहता है, मेरा नाम अब्बास अली है, मैं विद्युत को लगभग 5 साल से जानता हूँ, ये हमारे कमांडो थे, उसके बाद से मैंने इनके अंडर में काफ़ी मिशन भी किया है और उसके साथ ही मिस्टर मेहता जो कहते हैं, लेकिन आपके पैर में गोली लग गई थी जिसके बाद आपको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद क्या आप विद्युत से मिले थे कभी? अब्बास जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ ये मिले तो नहीं थे, लेकिन ये फ़ोन पर हमेशा मुझे कमांड देते रहते थे। मिस्टर मेहता जी कहते हैं, कमांड? व्हाट डू यू मीन बाय कमांड? के क्या क्या कमांड देते थे ये? ईश्वरी जब अपना हाथ कसते हुए कहती है, मोटे बुढ़े चुप हो जा, ये मेरा प्रोफेसर नहीं होता ना तो मैं इसको कूट डालती। उसके बगल में बैठी जूनियर जो कहती है, मैम प्लीज़ आप इस तरह से मत बोलिए, आप कोर्ट में हैं। ईश्वरी जो कहती है, हाँ पता है, मुझे मत सिखा। वही अब्बास जो कहता है, हाँ वो कमांड देते थे कि देते थे, वो कहते थे कि हमें अपने अपने अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना होगा, इस देश के साथ गद्दारी करनी पड़े तो करनी पड़े, लेकिन हम अपने मुल्क को खुश देखना चाहते हैं। जिसके दर्शक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वहीं ब्रिजेश माथुर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अर्चना जी जो अपने हस्बैंड को देखते हुए कहती हैं, ये सब क्या है, क्या है ये सब? वहीं ब्रिजेश जो कहते हैं, जब अपने ये सिक्के में खोट आ जाए ना अर्चना जी, तो हमेशा पलटवार करना ज़रूरी होता है, और पलटवार अगर थोड़ा धोखे से हो रहा है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लोगों को ये बात सच लगनी चाहिए। जज को एक बार ये कहानी सच लग गई, सारा केस रफा दफा हो जाएगा। मिस्टर मेहता जो और ज़्यादा सवाल उस पर थोपते हुए पूछते हैं, किस तरह का कमांड देते थे और क्या क्या कहते थे यह करने के लिए, आप मुझे क्लियरली बताइए। वही बात जो कहता है, वो बनाने के लिए कहते थे, उसने इतना बोला ही था कि तभी मिस्टर मेहता उसको रोकते हुए कहते हैं, बस हम नहीं चाहते कि कोर्ट रूम में बार बार उस चीज़ का जिक्र किया जाए जिससे बहुत सारे मासूमों की जान गई हो। योर ऑनर, जो कि अभी एविडेंस मैंने आपके सामने पेश किया है उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग से आपको ये अच्छी तरीके से सुनाई भी दे जाएगा कि किस तरह से इस आदमी ने यानी कि विद्युत सिंह राठौर ने अब्बास अली को अपने काम में शामिल किया हुआ था। इस मासूम को उसके अपने धर्म के लिए हर बार उकसा करके हमेशा से विद्युत ने सिर्फ इस आदमी का इस्तेमाल किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स जैसे ही टेप में सुनाई जाती हैं, सारे लोग हैरान हो गए थे। में बैठी जूनियर जो ईश्वर के कान के पास आते हुए कहती है, ये तो विद्युत की आवाज़ है। ईश्वर इसको घूरते हुए कहती है, विद्युत सर बोलो। टेप रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ सुनाई जा रही थी वो कुछ इस प्रकार थी, विद्युत अक्ष की तरफ से जो कहा था वो कर दिया। दूसरी तरफ से अब्बास की आवाज़ आती है, हाँ बस आपने कहा था जिस तरह से तार जोड़ने के लिए मैंने जोड़ दिया है, लेकिन डर है अगर यहाँ पर किसी को भी इस बारे में अंदाज़ा लग गया ना तो, और बारूद भी कम पड़ रहे हैं। मैं बार तरफ से विद्युत की आवाज़ आती है, मैं अपने एक आदमी से कह करके भिजवाता हूँ, तुम परेशान मत हो, अपने काम में पूरा मन लगाओ, हमें अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। मिस्टर मेहता जज से कहते हैं,
योर ऑनर, ये बात 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 5 साल पुरानी है। वहीं दक्ष को वो फ्लैशबैक याद आता है जिस वक्त उन्होंने इस बारे में बात की थी, वो भी अपने पर्सनल फ़ोन से। वार्ड चढ़ा हुआ था और उनका अपना वॉकी टॉकी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। मजबूरन उनको ये फ़ोन पर कहना ही पड़ा था उस आदमी से जिसका इस्तेमाल अब ब्रिजेश माथुर गलत तरीके से कर रहे थे। ये जिससे तो उस आदमी को ये कमांड दिया था कि वो अच्छी तरह से डायनामाइट्स को बनाए ताकि वो दुश्मनों के खिलाफ काम आ पाए और अपने मुल्क के लिए वो अपनी जान भी हाजिर करने को तैयार था। लेकिन दक्ष का ये कहने का इंटेंशन कुछ अलग था। जिस तरह से यहाँ पर उसे पेश किया जा रहा था वो बिल्कुल गलत तरीका था। इस बात पर जज जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस ईश्वी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वही मिस्टर मेहता जो कहते हैं, योर ऑनर, मुझे कुछ मिनट का समय और दीजिए। तो परमिशन ग्रांट करते हुए उनको ऑर्डर दे दिए थे। वहीं मिस्टर मेहता दक्ष के सामने आते हुए पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूँ विद्युत कि क्या ये आपकी आवाज़ है? आप इस बात को मानते हैं या फिर इसमें भी आप झूठ बोल जाएंगे? क्योंकि झूठ बोलने की यहाँ पर बड़ी कड़ी सजा है। दक्ष ने बस अपना सिर हाँ मिला दिया था और काफी धीरे आवाज में कहते हैं, ये मेरी आवाज है। मिस्टर मेहता जो पूछते हैं, क्या आपने कमांड दिया था इस आदमी को? वही दक्ष कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसका नाम अब्बास अली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये अब्बास अली नहीं बल्कि कोई और है। इसका नाम रमेश दुबे है। मेरे साथ ये मिशन पर गया हुआ था। हमारे पास वहाँ पर बारूद की काफ़ी कमी हो रही थी और उसके साथ ही हमारे अपने वेपन्स भी कमज़ोर पड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ट्रिक से इस आदमी को। मिस्टर मेहता उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, आपने इन्हें बॉम्ब बनाने का कमांड किया था। और अब्बास, आप ये भी बताइए कि इस ट्रिक को बताने वाला इंसान कौन था? अब्बास जो अपना हाथ का इशारा दक्ष की तरफ करते हुए कहते हैं, ये आदमी। जज साहब, इस आदमी को बम बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसके लिए ये चुटकियों का खेल है। मिस्टर मेहता जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो ईश्वी जी, एक भाई को पता चलता है कि उसकी अपनी बहन जो कि उनके अपने ही करतूतों की वजह से शर्म के मारे अपनी जान दे दी है, उस आदमी को उस देश पर कितना गुस्सा आएगा। और उस गुस्से में उसका दिमाग तो नेक्स्ट लेवल पर काम करेगा, क्योंकि कहते हैं जब हमारे अंदर एंगर होता है तो हमारा एड्रेनलिन कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर रिलीज होना शुरू हो जाता है और फिर हमारा गुस्सा हमारी ताकत में बदलने लगता है। और बिल्कुल इसी तरह से जज साहब, इस आदमी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसे नॉलेज बहुत कुछ था और उसका इस्तेमाल इसने अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने में किया। ईश्वी अब जाकर खड़े होते हुए कहती है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये साबित करने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर मेहता कि उस आदमी ने क्या किया और क्या नहीं? आपने अपने पॉइंट्स रखे, अब मुझे भी मौका दे। पीछे से बंटी जो कहता है, अब आएंगे शेरनी मैदान में, अब देखना असली वॉर तो अब शुरू होगा। वहीं बगल में अयान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आई विश सब अच्छा हो, पता नहीं भाई को क्यों फंसाया जा रहा है। बगल में बैठा राहुल जो कहता है, क्योंकि तेरा भाई है ही उसी लायक, इतना अकड़ कर रहता है, झुकना तो आता ही नहीं उसे। ब्रिजेश अंकल के कॉलर पर हाथ रखेगा तो ऐसा ही होगा ना। अयान जो राहुल की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे कुछ नहीं पता तो शांत रहे, ठीक है? मेरे भाई को ना ज्यादा। लेकिन तभी ताने उन दोनों को रोकते हुए कहती है, कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो, शांत रहो। महेश भी जो अब्बास के ठीक सामने आते हुए कहती है, मिस्टर अब्बास अली, वैसे नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, किसने रखा आपका नाम? वो आदमी जो कहता है, हमारी अम्मी ने रखा था। ईश्वी जो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए पूछते हैं, इसका मतलब जानते हैं आप? अब्बास अली का मतलब क्या होता है? वो आदमी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, नहीं हमको नहीं पता। ईश्वी जो कहती है, मैं बताती हूँ। अब्बास अरबी का एक पुराना लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है शेर। और आपको ये भी बता दूं कि शेर कभी गीदड़ों की तरह शिकार नहीं करता, वो ठीक सामने मैदान में खड़ा रहता है और सच सामना करते हुए सामने वाले दुश्मन से लड़ाई करता है। या यूँ कह लें कि अपनी प्रेडेटर को पकड़ने के लिए वो कभी किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता। और ये बोलते हुए वो ब्रिजेश माथुर की तरफ देख रही थी और फिर से वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, तो अब्बास अली जी, आपके घर में कौन कौन है? मिस्टर मेहता जो खड़े होते कहते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किस तरह का सवाल कर रही है, क्या लेना देना इनके घर वालों से? लेकिन
जज जो उनको रोकते हुए कहते हैं, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर मेहता, आपको पूरा वक्त मिला था अपनी बात को साबित करने के लिए, अब ईश्वी को भी टाइम दीजिए। ईश्वी प्लीज कंटिन्यू। ईश्वी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, यस योर ऑनर। हाँ तो बताइए अब्बास अली, आपके घर में कौन कौन है? अब्बास अपना सर नीचे के हुए कहता है, हमारी अम्मी हैं, अब्बू हैं, हमारा एक भाई भी है। ईश्वी जो कहती है, और बहन? बहन नहीं आपकी? वो आदमी जो एक बार मिस्टर मेहता की तरफ देखता है और अपना चेहरा ब्रिजेश की तरफ मोड़ देता है। मैं तब ईश्वी जो कहती है, नहीं नहीं, उधर देखकर नहीं, मुझे देखकर या फिर जज साहब को देखकर ही जवाब देना है आपको। इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है, अभी इस वक्त आप कोर्ट रूम में खड़े हैं। ईश्वी जो आगे अब्बास को समझाते हुए कहती है, वैसे शायद आपको लॉ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके सलामती के लिए मैं आपको बता दूं कि धारा 229 के तहत झूठी गवाही बनने की वजह से आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा, तो ज़रा सोच समझ कर। हाँ तो हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। आपके घर में कौन कौन है अब्बास? अब्बास अपना चेहरा नीचे किए हुए हल्का दुखी में कहता है, अम्मी, अब्बू और हमारा भाई। ईश्वी जो पूछते हैं, क्या वाकई में आपकी बहन नहीं है अब्बास? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मिस्टर मेहता जो कहते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किस तरह का सवाल है, इनके घर वालों से क्या लेना देना? ईश्वी जो कहती है, आप एक मिनट रुकिए तो मिस्टर मेहता, और घर वालों से क्यों नहीं लेना देना है? घर वाले तो जान होते हैं इंसान की, और घर वालों को बचाने के लिए कई बार इंसान सारी सज़ाओं को भूल करके, इवन 3 साल की सज़ा को भूल करके झूठा गवाही भी बन सकता है। आपको नहीं पता? मिस्टर मेहता के तो पसीने छूटने लगे थे और वो बैठते हुए कहते हैं, इस लड़की के पास इतना दिमाग आ कहाँ से रहा है? महेश्वरी जो कहती है, हाँ तो अब्बास जी, आप क्या आप विद्युत को कब से जानते हैं? वही वो आदमी कहता है, 5 साल या 6 साल से। ईश्वी जो कहती है, 5 साल से। और अब जाकर के ईश्वी का रैपिड फायर शुरू हुआ था, जिसमें ईश्वी लगातार क्वेश्चन कर रही थी और अब्बास उसका जवाब दे रहा था। आपको खाने में क्या पसंद है? मैं मटन खाना पसंद करता हूँ। अच्छा, मटन, अच्छी बात है, वैसे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं आप? अब तो जज भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आगे ईश्वी साबित क्या करना चाह रही है इन सारे क्वेश्चन से। मैं वो आदमी जो कहता है, हाँ हाँ हमको पसंद है। ईश्वी जो आगे पूछती है, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट वाला ज़्यादा बेहतर होता है। आपको कौन सा पसंद है? वेनिला ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, वेनिला, वो भी अच्छा है वैसे। और आपके घर में कौन कौन है? अभी आपने कहा अम्मी, अब्बू, और कौन कौन था? जी वो अब्बू है और अम्मी है, भाई है। भाई है, अच्छा, भाई कितना छोटा है? उसकी उम्र क्या है? स्कूल जाता है वो? हाँ स्कूल तो जाता है, पढ़ता है, काफ़ी अच्छा है पढ़ने में। अच्छा, काफ़ी अच्छा है पढ़ने में। और कुरान के बारे में क्या क्या जानते हैं? अच्छा वैसे एक बात बताइए, आप कुरान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, गीता के बारे में? आपको पता है गीता किसने लगा था? वो आदमी अपना चरण नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं पता। अच्छा नहीं पता। अर्जुन को जानते हैं, अर्जुन और कर्ण को? नहीं नहीं नहीं, नहीं जानता। आपने महाभारत नहीं देखी? अरे महाभारत तो हमारे ग्रंथों में बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपका हाथ गीता पे रखा जाता तो ज़्यादा आप सच बोलते, कुरान को ज़्यादा आप शायद माने देते नहीं हैं। क्यों? हाँ अब्बास अली जी, रमेश। वही आदमी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ नहीं नहीं नहीं। ईश्वर हंसते हुए कहती है, मजाक कर रही थी। आप भी इतना सीरियस क्यों हैं? पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? तबीयत ठीक रहती है आपकी? ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहता है? सारे लोग कोर्ट रूम में एकदम से कंफ्यूज हो गए थे। अभी जज ऑर्डर करते हैं, लेकिन तभी ईश्वी जो आके अपने रैपिड फायर को कंटिन्यू किए हुए धीरे से अपने हाथों से इशारा कर दी थी, क्योंकि शायद ईश्वी जिस मंजिल तक पहुंचने वाली थी वो बहुत ही करीब था उसके, और अगर जज ने ऑर्डर कर दिया होता तो शायद उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो ऐसे ऊट पटांग सवाल आगे कंटिन्यू किए हुए कहती है, आप दिल्ली में कब से रहना शुरू किए? देहरादून में भी तो आपकी पोस्टिंग हुई थी, यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत थी? यहाँ पर क्यों नहीं रहते आप? नहीं वो यहाँ पर दिल्ली ज़्यादा सही है। दिल्ली ज़्यादा सही है? क्यों दिल्ली में क्या ऐसा क्या फ़ायदा है वहाँ पर? क्या प्याज और आलू के भाव सस्ते हैं? नहीं मतलब कोई तो बात होगी ना, दिल्ली में ऐसा क्या ख़ास है जो देहरादून में नहीं है? दिल्ली देश का वो कैपिटल है ना, तो इस वजह से।
हाँ, देश का कैपिटल है तो वहाँ पर आपका रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं। ओह माय गॉड! कोर्टरूम में सांप क्या कर रहा है? हे भगवान! क्या हरा महादेव महादेव। ये शब्द जैसे ही उस आदमी के मुंह से निकला था, सारे लोग अपने मुंह को खोल करके उस आदमी को देखने लगे थे। वहीं श्री जो 2 कदम पीछे होती है और एक तिरछे स्माइल देते हुए अपने डैड की तरफ देखकर एक आयरन करते हुए कहती है, अब्बास अली। वही वो आदमी झटके से अपना चेहरा ईश्वी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, हाँ। ईश्वी जो अब जज की तरफ देखते हुए कहती है, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। हमारे अब्बास अली, जिसका नाम रमेश है और ये महादेव के बड़े भक्त हैं, एक्चुअली बहुत बड़े वाले भक्त हैं, है ना? वैसे मानना पड़ेगा आपको, झूठ तो काफ़ी अच्छा बोला आपने, लेकिन वो क्या है ना, अब यहाँ पर झूठ चल नहीं पाता। अब मैं मिस्टर मेहता की तरह ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, मगर झूठ तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मेरे पास प्रूफ्स भी हैं कि ये आदमी अब्बास अली नहीं बल्कि रमेश दुबे है। ये दिल्ली में रहता नहीं था, बल्कि इसे मजबूरन दिल्ली में रहना पड़ रहा था, वो भी कुछ महीनों से। सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखे हुए हैं ब्रजेश माथुर जी। काफ़ी स्ट्रांग था वैसे आपका विटनेस, लेकिन मिस्टर मेहता शायद आपकी तैयारी में ना थोड़ी कमज़ोरी थी। अच्छी तरह से तैयारी करके नहीं लेकर आए थे आप अपने विटनेस को। और ये बोलकर वो अपने जूनियर से कहती है, वो फाइल लेकर आओ। उसकी जूनियर दौड़ करके फाइल लेकर जाती है, जिसमें कुछ तस्वीरें थी, और वो उसे क्लर्क को थमाते हुए कहती है, योर ऑनर, ये आदमी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके साथ इसकी कुछ तस्वीरें इसके वैसे तो अपने सारे इंस्टा फेसबुक के पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे निशानी है जैसे ये वाकई में ही मुस्लिम हो, लेकिन एक जगह पर इसने मात खा ली जिस लड़की के साथ ये कनेक्टेड था कुछ वक्त पहले। अभी शायद काफ़ी प्रेशर में आने की वजह से इस आदमी ने उससे ब्रेकअप भी कर लिया, लेकिन आप उस तस्वीर में कि वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है, और उसके बावजूद भी अगर आपको विश्वास ना हो कि आदमी रमेश दुबे है या फिर अब्बास अली, तो इसके हाथ में आप रुद्राक्ष की एक ब्रेसलेट देख सकते हैं, जो कि हमारे हिंदू कल्चर में ही पहना जाता है। उसके साथ ही 1-2 और तस्वीरें हैं जिसमें इसके हिंदू होने का प्रमाण दिखाई दे रहा है। और अभी अभी इस आदमी ने एक और झूठ बोला। एक तस्वीर है जो कि इसकी पूरी फैमिली की है। हाँ, ये बचपन की तस्वीर है, और इस तस्वीर में इनकी बहन भी साफ तरीके से देखी जा सकती हैं, जो कि कुछ महीने से ही गायब है। पिछले साल भी उनके साथ आप बर्थडे मनाने के लिए आपकी पूरी फैमिली ब्लैक मैजिक, नहीं क्या नाम था उसका, ब्लैक, वो आदमी अपना सिर नीचे के हुए कहता है, ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट देहरादून। मैं देहरादून में ही रहता था, लेकिन मुझे दिल्ली में जाना पड़ा। ईश्वरी जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी धीरे स्वर में कहती है, क्या हुआ था ऐसा जो आपको दिल्ली जाना पड़ा? क्या किसी ने फोर्स किया था? वो आदमी जो अपना चेहरा मोड़कर एक बार मिस्टर मेहता की तरफ देखता है और फिर ब्रिजेश की तरफ देखते हुए कहता है, उस आदमी ने ज़बरदस्ती कहा था मुझे कि मैं ये सब बोलूँगा। पहले से ही शक था उस आदमी को कि ये विद्युत सर को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है, योर ऑनर। मिस्टर मेहता जो खड़े थे कहते हैं, ऑब्जेक्शन ओवर। मिस्टर मेहता जो गुस्से में खड़े हुए थे, लेकिन तभी जज कहते हैं, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड मिस्टर मेहता। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जज को कुछ भी बोलने की। हमें अच्छे से पता है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आप कंटिन्यू करिए। महेश्वरी जो कहती है, आई एम सो सॉरी रमेश जी कि मैं आपको सज़ा से नहीं बचा पाऊंगी। 3 साल की सज़ा तो आपको होकर ही रहेगी। वो आदमी अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, माफ़ी चाहता हूँ मैं जज साहब, माफ़ी चाहता हूँ। इस आदमी ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। अगर मैं ये सब नहीं बोलता तो उसके साथ बहुत गलत हो जाता। इस बात पर ईश्वरी अपना चेहरा नीचे किए हुए कहती है, दैट्स माई पॉइंट योर ऑनर। इस आदमी ने झूठ बोला कि इसकी बहन नहीं है, और हाँ, इसके जितने भी अभी के कनेक्शंस हैं या फिर आप अभी के जितने भी रीसेंट के रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें हर जगह पर ये सिर्फ अपने भाई के साथ ही नजर आए हैं, क्योंकि इसमें ब्रिजेश माथुर की प्री प्लानिंग शामिल थी। वो पहले से ही चाहते थे कि अगर ऐसा कोई केस खुल जाता है दोबारा जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाए, तो ये अपने सामने बहुत सारे ऐसे सबूत रख देंगे जो कि ओपोनेंट्स के लिए पूरी तरह कमजोरी की निशानी बन जाए। नहीं जानते थे कि कुरान हो चाहे गीता, हिंदू हो चाहे मुस्लिम,
क्राइम कभी रिलीजन नहीं देखता। अब्बास अली का नाम प्रूव करके आप क्या क्या साबित करना चाहते थे ब्रिजेश माथुर? वही अब्बास जो वही अमेश जो नीचे अपना एक टेररिस्ट वाकई में ही हमारे देश में था और इसी वजह से मेरा नाम इस तरह से रखा गया। मेरे आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, पूरा डॉक्यूमेंट मेरा बनवा कर दे दिया जैसे मुझे कोई नई जिंदगी दे रहे हो। मुझसे मेरा धर्म छीन लिया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि मैं विद्युत सर को हर वक्त सपोर्ट करने को राजी हूँ। पूरी दुनिया ये मानने को तैयार थी कि विद्युत सर गुनहगार है, लेकिन मैं नहीं मान सकता था। योर ऑनर, मैंने इनके साथ काम किया है। इन्होंने कभी भी अपनी जान के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा। कई बार तो ये ऐसे मुसीबतों का सामना किए हैं जिसे सोच कर भी मेरी रूह कांप जाती है। और इस आदमी ने अपने सीने में गोलियां तक खाई हैं बिना ये सोचे कि आदमी मर जाएगा। इसने बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई है। ये बहुत अच्छा इंसान है योर ऑनर, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आई एम सो सॉरी सर। और फिर वो पूरे अटेंशन पोज में आकर के अपने हाथ को ले जा करके अपने सिर पर टिकाते हुए कहता है, जय हिंद कमांडो। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके साथ गद्दारी की, और शायद अपने देश के साथ भी, क्योंकि मैं सही मुस्लिमों का नाम नहीं बता सकता। पर मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस कोर्ट से कि सज़ा उसी को दी जाए जो कि वाकई में ही सज़ा का भागीदारी हो। ईश्वी जो अपने सर को हाँ मिलाती है और जाकर के अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, दैट्स इट योर ऑनर। वहीं ब्रिजेश अपना हाथ कसते हुए जोर से अपने हाथ को भी सामने की चेयर पर मारते हैं और फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, मैं क्या करूं इस लड़की का। बगल में बैठी अर्चना जी जो कहती हैं, इस लड़की का नहीं, इस केस का कुछ करिए। और कितनी बेइज्जती कराना चाहते हैं आप अपनी। अब सब लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे थे क्योंकि जज ने कोर्ट को एडजर्न करके अगली तारीख दे दी थी। दक्ष नीचे उतरकर ईश्वी के ठीक सामने आते हैं और सामने के टेबल पर अपना हाथ टिकाते हुए ईश्वी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, वाकई में लॉयर बन गई हो तुम, झूठ पकड़ना आता है तुम्हें। तभी उसके बगल में खड़ी जूनियर असिस्टेंट जो कहती है, मैं यहाँ रहूं या जाऊं? ईश्वी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो मैं भी चल रही हूँ, और हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया अदा बोल दूंगी। वही वो लड़की कंफ्यूज होते हुए कहती है, मैंने तो आपकी कोई तारीफ नहीं की पर मैम। ईश्वी जो उससे कहती है, तुम्हें नहीं बोला है जिसने ज़्यादा, तुम्हें नहीं कह रही है बोलने के लिए, शुक्रिया। तभी दक्ष जो ईश्वी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लड़की तुम जाओ यहाँ से। वही वो जूनियर असिस्टेंट भागते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी और ईश्वी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, कोर्ट है ये, सब लोग यहीं पर है। दक्ष उसके उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाते हुए, दूर रहिए मुझसे, बात नहीं कर रही हूँ आपसे मैं। और ये बोलते हुए वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकल गई थी। वो भी आकर की गाड़ी में बैठती ही है, लेकिन तभी बगल में उसके दक्ष आकर के बैठ गया था और इस वक्त गाड़ी ड्राइव करने वाला बंटी था, जिसे दक्ष बाहर निकलने के लिए कह देते हैं। और वहीं वो ईश्वी से पूछते हैं, कुछ खाया था कल रात? ईश्वी अपने फाइल की तरफ जानबूझ करके बंटी से कहती है, गाड़ी चलाओ बंटी, मुझे केस के सिलसिले से किसी से मिलने जाना है। इस बात पर दक्ष जो ईश्वी की तरफ थोड़ा क्लोज आते हुए कहते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ कहा था कल रात? ईश्वी जो फाइल को बगल में रखते हुए कहती है, बंटी चलो जल्दी। लेकिन दक्ष जो बंटी को इशारे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? इस बात पर ईश्वी जो दक्ष को ऑलमोस्ट धक्का देते हुए पीछे करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, गाड़ी में सारा रोमांस करना है? हाँ, कमरे में बुलाए थे तब तो नहीं कुछ कर रहे थे। और इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि आपको मेरी बहुत परवाह है? कल रात मैं कितनी भूखी थी, पेट में मेरे पूरे जंगली जानवर घूम रहे थे, और आप कितने आराम से निकल गए। आप मुझसे बात मत करिए, ठीक है? और मेरी सारी हियरिंग का पैसा मुझे जल्द से जल्द चाहिए, और ज़्यादा मैं फ्री में आपके लिए केस नहीं लड़ने वाली। मैं दक्ष अपना चेहरा नीचे के हुए कहते हैं, क्या खाओगे? ईश्वी भी दक्ष की तरह देखते हुए कहती है, मेरा बस चले ना तो मैं आपको खा जाऊं, लेकिन अफसोस मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, और अगर होती भी तो इतना गंदा मीट तो नहीं खाती। बेवकूफ़। मैं दक्ष कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? ईश्वी जी कहती है, बेवकूफ़, और क्या बेवकूफ़ हूँ मैं, पता नहीं क्यों इस लफड़े झगड़े में फंस गई।
अच्छा खासा अमन मिल रहा था, उसी के साथ शादी हो जाती मेरी दोबारा से। कितना प्यार करता था वो मुझसे। हाँ, आपकी तरह स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा सा डरपोक था, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा डरपोक होता है। और शायद वो आपके जितना लंबा भी नहीं था। इस बात पर दक्ष ऋषि के कान के पास आते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लंबा नहीं था? तुम्हें लंबा चाहिए? ऋषि कुछ सोचते हुए अपनी आंखें छोटी करते हैं और दक्ष की तरफ अपना चेहरा काफी धीरे धीरे मुड़ते हुए कहती है, क्या? मेरी ख्वाहिश के बारे में आपको कैसे पता? दक्ष अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। ईशवीज अपनी निगाहों को नीचे करते हुए कहती है, एक्चुअली वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो उसमें ऐसा मतलब होता है ऐसा लंबा। दक्ष भी अब अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहते हैं, क्या होता है बुक्स में? तुम किसकी बात कर रही हो? ईशवी जो दक्ष के चेहरे से अपनी नज़र नीचे करते करते जिस जगह पर अभी पहुंची थी, दक्ष तुरंत ही उसकी निगाहों को ऊपर करते हुए उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, हे, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाइट। मतलब इंसान लंबा चाहिए, वो वाला लंबा बोल रहा था मैं। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो तुम दिन भर? गंदी कहीं की। वैश्वी भी पूरी तरह से नाटक करते हुए कहती है, अब मैं भी हाइट की बात कर रही थी। अब इंसान की हाइट और क्या, हम भी कुछ भी सोचते हैं। वे इस बात पर दक्ष जाकर के थोड़ा दूर ऋषि को देखते हुए कहते हैं, वे इस बात पर दक्ष जाकर के दूसरे कॉर्नर से खुद के पीठ को टिकाते हुए कहते हैं, वो तो मैं भी समझ ही रहा हूँ तुम किसकी बात कर रही हो। वैसे कोई भी हाइट हो, मैं उसमें तुम्हारा क्राइटेरिया पूरा कर सकता हूँ। वैसे तुम किसी भी हाइट की बात करो, मेरा सब कुछ काफ़ी लंबा है। आई मीन हाथ पैर एवरीथिंग। ईशवी जो दक्ष को देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, क्यों कर रही है ये सब? मैं दक्ष मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखने के लिए अच्छी लगती हो जब गुस्सा करती हो, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गुस्सा करो। और वैसे आई मस्ट टेल यू कि कोर्ट रूम में आज तुम जो लॉयर मुझे दिखी हो ना, वाह, दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग। आई विश जब भी मुझे बीवी मिले तो ऐसी कोई मिले, इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ईशवी भी अपना चेहरा विंडो की तरफ मोड़ते हुए कहती है, मिल जाएगी कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बीवी आपको। और वैसे भी मैं तो सिर्फ कोर्ट रूम में ही स्ट्रॉन्ग हूँ शायद, क्योंकि किसी के सामने आकर मैं जितनी कमज़ोर बन जाती हूँ उस शख्स को इस बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं है। और अगर शायद अंदाज़ा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत आसानी से कह देता है कि मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसके साथ की रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। सोचकर डर लगता है जब उसके साथ नहीं रहूँगी, जब वो नहीं रहेगा मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। जब वो नहीं रहेगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं नहीं सोच सकती अपनी ज़िंदगी उस आदमी के बिना। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती उस शख्स के बिना अपनी ज़िंदगी। और फिर वह दक्ष की तरफ धीरे से अपना चेहरा मोड़ते हुए कहती है, लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दक्ष एक बार भी ईशवी की तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ईशवी की तरफ देखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। वो अपनी आंखों के आंसू को कैसे रोकेंगे, कैसे अपनी आंखों की नमी को छुपाएंगे। और वो कड़क आवाज़ में विंडो से झाँकते हुए कहते हैं, बंटे चलो, लेट हो रहा है काफ़ी। अयान भी भाग कर आता है और जल्दी से आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, और बाकी के लोग पीछे की गाड़ियों से आ रहे थे। बंटी जयश्री को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, You have just nailed it, girl. क्या बोला है तुमने, पूरी फाड़ दी उसकी। बेचारा डर गया था। वही दक्ष कहते हैं, नहीं, मजबूर था वो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वही यहाँ जब पीछे मुड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे गलती नहीं है भाई, वो तो अच्छा हुआ कि ईश्वी ने बचा लिया आपको, वरना कितने बुरे तरीके से ब्लेम कर रहा था। और वो कॉल रिकॉर्डिंग से क्या साबित करना चाह रहा था कि आप बॉम्ब बनाने में माहिर हो। इस बात पर तो बंटी भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ वैसे दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइन ऑल्सो, तुम्हें इतना अच्छे से बॉम्ब बनाने आता है? दक्ष एक बार ईश्वर की चेहरे की तरफ देखता है और फिर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, बहुत अच्छे से। वैश्वी भी अयान से कहती है, हाँ तो ठीक है ना, आता है तो कौन सी बड़ी बात है अयान, और इससे ये क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? बोल तो अपनी भाई से, मैं नहीं डरती किसी बॉम्ब से।
वहीं दक्ष ईश्वी की चेहरे की तरफ एक बार देखता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी है, छोटे मोटे डायनामिट से क्या ही घबराएगी। अब उन लोग का घर आ चुका था। ईश्वी जो भी अपने घर की तरफ जाती, लेकिन वो दक्ष की तरफ एक बार देखते हुए कहती है, वैसे मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोर्ट रूम में दोबारा से मुझे चक्कर आए और मैं केस हार जाऊँ, इसीलिए। लेकिन हाँ, मेरे खाने ना खाने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। छोड़ दिया है ना आपने मुझे, तो मैं जीऊँ या मरूँ, बस मैं आपके लिए आपकी लॉयर और आप मेरे लिए क्लाइंट हैं, दैट्स इट। और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। अयान जो अपने भाई के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर दिया भाई आपने, कल उसे खाना तक नहीं खिलाया था। बंटी भी इस बात पर नाराज होते हुए कहता है, दिस इज सो बैड। वो वेट कर रही थी तुम्हारा, भूख लगी थी उसे। भूख कितना जालिम होती है, आई ओनली नो दैट। दक्ष बिना कुछ जवाब दिए अंदर की तरफ आ जाते हैं और ईश्वर के बारे में सोचते हुए वो जाकर के विंडो से टिकते हुए बाहर की हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहते हैं, काश तुम्हें बता पाता, मैं तुम्हें समझा पाता मैं कि तुम मेरे लिए क्या हो ईश्वी। बचपन से तुम्हें कितना पसंद करता हूँ मैं। तुम्हारा बर्थडे पार्टी में मुझे वो यू किस करना, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट जिसे मैं आज भी जीता। फ्लैशबैक में ईश्वी का बर्थडे था जब दक्ष अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था, क्योंकि ब्रिजेश माथुर और दक्ष की फैमिली जो कि काफ़ी पहले क्लोज हुआ करती थी। हाँ, ब्रिजेश माथुर उन लोग को हमेशा नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ब्रिजेश को हमेशा से स्टैंडर्ड और अपने जैसे हाई क्लास लोग ही पसंद थे। मगर उसके बावजूद भी दक्ष के डैड जो ब्रिजेश की बहुत इज्जत करते थे, ऑब्वियसली वो उनके सीनियर भी थे, और दक्ष के डैड के लिए ब्रिजेश माथुर किसी आइडियल से कम नहीं थे। वो जज्बा, वो आवाज़, वो पर्सनालिटी। वही ईश्वी जो केक कट करते करते सारे लोग को एक एक बाइट्स दे रही थी, लेकिन वो जानबूझ करके दक्ष के मुंह पर वो केक, लेकिन बचपन से ही बहुत, क्योंकि वो दक्ष हमेशा उसको इतना परेशान जो किया करता था। वो जैसे ही अपना मुंह खोलते हुए आगे की तरफ झुका था, ईश्वी जो उसका पहले तो गाल खींचती है और फिर कहती है, आपको केक नहीं मिल पाएगा, केक तो खत्म हो गया। वही दक्ष केक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो, डबल पाउंड केक है, पूरा तो रखा हुआ है, तुम खिला रही हो या नहीं। वैश्वी जो कहती है, मैं खिला दूंगी आपको बाद में, और ये बोलकर वो भाग गई थी। दक्ष भी उसके लिए गिफ्ट लाते लाते उसके पीछे आते हुए कहता है, रुको, कहाँ जा रही हो। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में लग गई थी। वहीं अब धीरे धीरे जब पार्टी खत्म होती है तो सब लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। तब ईश्वी जो दक्ष का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में ले जाते हुए उसे नीचे बैठने का इशारा कर देती है। वैसे तो दक्ष काफ़ी बड़े थे ईश्वी से, लेकिन उसके बावजूद भी अब उसकी बात मानने के लिए न जाने क्यों वो राजी हो जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ कर ईश्वी की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, देखो मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम कल स्कूल में आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। वैश्वी अपना कान धीरे से पकड़ते हुए कहती है, सॉरी ना, मुझे आपको केक नहीं खिलाना था, आप मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्लीज़ कल स्कूल में मुझे डांट मत सुनवाना। उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ईश्वी जो कहती है, आपको रिटर्न गिफ्ट दे दूँ क्या मैं, वैसे तो मैंने अपने फ्रेंड अयान को दे दिया, आपको भी दे दूँ। दक्ष की बात सुनते ईश्वी की बात सुनते हुए दक्ष अपने चेक दो, और फिर वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया था, क्यूरियस होकर कि आखिर ईश्वी उसे देने क्या वाली है। लेकिन तब ईश्वी जो कहती है, अपनी आंखें बंद करो फिर दूंगी। दक्ष पहले तो उसे घूरता है, लेकिन फिर उसकी बात मानते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेता है, और फिर जैसे ही दक्ष दर्द महसूस हुआ था। ईश्वी जो धीरे से जा करके अपने होठों को ले जाकर दक्ष के गालों पर टच कराती है और धीरे से किस्से देते हुए कहती है, सॉरी, मैं आपको रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं बचा। दक्ष पीछे की तरफ हल्का सा मुड़ते हुए कहता है, तुम्हारा रूम पूरा गिफ्ट से भरा हुआ है और तुम एक किससे काम चला रही हो। ईश्वी जो कहती है, मैं बहुत क्यूट हूँ, मम्मा पापा के साथ भी जब ऐसी बातें करती हूँ और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं तो मैं उन्हें किस्से दे देती हूँ। आप किसी से नहीं मानोगे, सच्ची में गिफ्ट देना पड़ेगा क्या। ये बात सुनकर दक्ष धीरे से ईश्वी के गालों को टच करते हुए उसके गाल को खींचते हुए कहता है, तुम एक बार बड़ी हो जाओ, फिर तुमसे क्या क्या लूँगा ना,
सोच भी नहीं सकती तुम। और ये बोलते हुए वो खड़ा होता है और ईश्वी के बालों को जानबूझ करके बिगाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये सोचते हुए इस वक्त दक्ष को काफ़ी ज़्यादा खुशी और वो पुराने एहसास को महसूस करके उन्हें काफ़ी सुकून मिल रहा था। तभी पीछे से अयान जो अपने हाथ को दक्ष के कंधे पर रखते हुए कहता है, क्या बात है भाई, कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हो। ईश्वी को नाराज़ करके आपको अभी भी मज़ा आता है। वहीं अयान जा करके खिड़की के पास बैठ गया था। दक्ष उससे कहता है, गिर जाओगे अयान। लेकिन अयान कहाँ दक्ष की बात मानने वालों में से था। वो विंडो से टिकते हुए कहता है, अरे गिर तो आप गए ईश्वी के प्यार में, वो भी इतने टाइम से, लेकिन कभी उसे बताया नहीं। अच्छा भाई, जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो अपना भैया भैया कहती थी आज वो उनके सैया बने फिर रहे हैं, बेचारी कितना शर्मा जाएगी ना। दक्ष अपना चेहरा नीचे किए हुए कहते हैं, पागल मत बनो यार, उससे कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन तब अयान जो कहता है, लेकिन उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, अगर इसका इरादा ना भी हो तब भी, क्योंकि वो बहुत बड़े खतरे को मोल लेने जा रही है भाई। इस बात को सुनकर दक्ष पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, से कौन सा खतरा, कहाँ जा रही है। अयान जो कहता है, आपको केस जिताने के चक्कर में और आपको सजा ना मिले इसके चक्कर में वो मिलने जा रही है। शायद पहले रमेश से मिलेगी और फिर उन आदमियों के बारे में पता लगाएगी जो कि वाकई में इसमें शामिल है। उसकी प्लानिंग बता रही थी तान्या। वो कह रही थी कि जब तक ये केस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक उसे उस आदमी को ढूंढना होगा जो वाकई में इस केस के मुद्दे, क्या बोल रही थी, बड़े भारी भारी शब्द बोल रही थी। अयान के सर पर दर्श मारते हुए कहते हैं, मजाक कर है मेरे साथ, सीरियस बात है ना, सही से बता कहाँ गई है वो। अयान जो कहता है, अभी तो वो जेल गई होगी। नहीं, पुलिस स्टेशन, नहीं, जुडिशल कस्टडी, जहाँ पर रखते हैं उन लोगों को जो कि सज़ा किए होते हैं, उस आदमी को शायद वहीं पर ले गया होगा, शायद, मुझे पता नहीं। इतना कंफ्यूज अयान को देखकर दक्ष समझ गए थे कि अयान झूठ बोल रहा है और उसका बाल पीछे से खींचते हुए कहते हैं, सुधर जा अयान, ईश्वी को लेकर मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो अयान जो हंसते हुए कहता है, आपकी हालत कैसे हो गई थी चेहरे की जब उसे खतरे में जाने की बात आपने सुन ली तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे और फिर उसकी शादी किसी एरो गैरो नत्थु गैरो से हो जाएगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? जाकर बता क्यों नहीं देते उसे अपनी फीलिंग? और जहाँ तक बात रही, आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सच्ची में नहीं होगा। एक बार आप इनोसेंट साबित हो गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। दर्शक कहते हैं, इस वजह से ही तो इनोसेंट बनने के बाद भी मैं बहुत सारे दुआ करने की कोशिश करेंगे, इस वजह से मैं अपने साथ किसी को नहीं रख सकता अयान, और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। वैसे अयान ने ये बोला तो मजाक में था, लेकिन ईश्वी वाकई में रमेश से मिलने के लिए जा रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना लंच करती है और तुरंत तैयार होकर के गाड़ी से कहीं निकल जाती है। इस वक्त उसके साथ अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड तान्या थी और वही उसकी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तान्या जो कहती है, तुझे पता भी है इस वक्त रमेश होगा कहाँ पर? ईश्वी जो कहती है, पुलिस के एक अंकल हैं मेरी जान पहचान के, उन्होंने बताया मुझे लोकेशन, मैं तुझे बताती हूँ तो वहीं पर चल। रमेश से मिलना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे उसकी बेल हो जाएगी, उसे सज़ा नहीं होगी। मैं इस बात पर तान्या जो कहती है, और बेल तू करा रही है ना? ईश्वी जो मुस्कुराते हुए कहती है, कराना पड़ेगा ना, ज़रूरत है मुझे उस आदमी की, सिर्फ उसी आदमी को शायद सच पता है और दक्ष के बारे में वो सारी बातें जो शायद दक्ष मुझे नहीं बता पा रहा, या फिर शायद वो मुझे बताने नहीं चाहता। थोड़ी देर में वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे जहां पर अब रमेश की बेल हो चुकी थी और बेल कराने वाली ईश्वी ही थी। वो रमेश को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम उस 3 साल की सज़ा से तो बच चुके हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं। बेहतर होगा कि सच का सामना करो और सारी बातें मुझे बता दो। वो आदमी डरते हुए कहता है, आप अपने पापा से कहो कि वो मेरी बहन को जाने दे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। महेश्वरी जो कहती है, ओके आई विल टॉक टू माई फादर। कुछ नहीं होगा, वैसे भी आपने कोर्ट में जिस तरह से हिम्मत दिखाई है ना अपनी बहन के बारे में बता करके, उसके बाद अगर आपकी बहन को कुछ भी होता है ना तो आपकी बहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं बल्कि ब्रिजेश अंकल पर है, क्योंकि अगर उसे एक खरोच भी आए तो डायरेक्टली सज़ा मेरे डैड को मिलेगी।
वो बाइज्जत आपकी बहन को आपके सामने ले आकर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये केस उनकी तरफ से स्ट्रांग हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और ना ही जज कुछ कर पाएंगे। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन बन पा रही है प्लीज़ जस्ट शेयर इट। वो आदमी जो एक एक करके यशवी को बातें बताना शुरू करता है। गाड़ी में बैठे बैठे यशवी पॉइंट्स बनाना शुरू कर दी थी और तान्या जो उसी लोकेशन पर जाते यशवी से कहता है, और हाँ, वाकई में अगर आपको सच जानना है तो आपको शुरुआत अपने आसपास की जगहों से करनी होगी। मैं पूरी तरह तो नहीं जानता, लेकिन जिस वक्त वो लोग मुझे पकड़ कर लेकर आ रहे थे गाड़ी में बैठाकर, मैंने बात करते हुए सुना था उस लॉयर को। वो शायद आपके डैड से फ़ोन पर बात कर रहा था और कुछ ऐसा कह रहा था कि चीज़ें जब तक हमारे पास हैं कोई भी शक नहीं करेगा। ईश्वरी भी इस बात का मतलब नहीं समझ पाती और वो बस अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ओके। और एक मिनट, ये जो नंबर आपने दिया है इस आदमी का नाम क्या है? रमेश अपना सिर नीचे के हुए कहता है, नाम तो मुरली है, लेकिन ये आपके बहुत काम आ सकता है। ये बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस को जानता है जो कि इन सारे अटैक्स में शामिल होते हैं। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब मेरा तो ऐसा कोई काम है नहीं। वैसे तो ये इन्फो हम आर्मी वालों को कॉन्फिडेंशियली पता थी और किसी को भी इस बारे में बताना ये गलत होता है, क्योंकि मुरली के भी जान को इससे खतरा हो सकता है। वो भी समझ लीजिए एक तरीके का स्पाई है जो इस तरह के अटैक्स वगैरह के बारे में बिल्कुल आम आदमियों की तरह पता लगाने की कोशिश करता है और फिर उसे ले आकर के आर्मी के कमांडर या चीफ को बताता है। और उस दिल्ली ब्लास्ट के बारे में भी शायद उसको कुछ पता था, क्योंकि वो उस वक्त हेड ऑफिस गया था बताने के लिए, लेकिन बताने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए जो इस बात पर अपना सिर नीचे किए हुए कहती है, कोई एक्शन कैसे लिया जाता जब खुद ही बड़े बड़े ऑफिसर इन सारे घटिया कामों में शामिल थे। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, मिलते हैं फिर। और हाँ, परेशान मत होना, तो मैं कुछ नहीं होगा। तान्या जो गाड़ी को आगे बढ़ा ली थी और फिर वशवी से पूछते हैं, क्या वाकई में उसे कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ उसे झूठी तसल्ली दे रही हो तुम? वशवी जो कहती है, नहीं होगा कुछ, क्योंकि अगर उससे कुछ हुआ तो मेरे डैड बुरा फंसेंगे। वही तान्या जो खुश होते हुए कहती है, हाँ, और उन्हें फंसाने वाली उनकी अपनी औलाद होगी। वह यशवी जो रमेश की बातों को याद करते हुए कहती है, क्या अजीब इंसान है वो। मतलब ब्लास्ट के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी उन्हें। चाहते तो टेलीफोन करके सबको पहले से ही कम से कम इत्तला तो कर देते। तान्या जो कहती है, सॉरी टू से दिस, बट ऐसा लगता है मुझे कि अंकल ने इत्तला तो किया था, लेकिन सारे बड़े लोगों को, जो कि या तो इस काम में शामिल थे या फिर इतने पैसे वाले थे जो ब्रजेश अंकल को भी खरीद कर रखे हो। ईश्वी जो कहती है, क्या बताऊं, कितनी शर्मनाक बात है एक बेटी के लिए कि उसका अपना ही बाप बिका हुआ है, और वो भी देश के खिलाफ बिक गया। जी। तान्या जी कहती है, जिस लोकेशन पर उसने बताया था यही है क्या वो मुरली की जगह? जैसे यशवी बाहर की तरफ झांकने की कोशिश की थी, तभी उनकी गाड़ी के टायर पर कोई बहुत जोर से कुछ ऐसा नुकीला चीज मारा था जिससे उनका टायर पूरी तरह से पंचर हो जाता है। यशवी जो इस चीज से पूरी तरह घबरा गई थी और तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल कर के आती है और फिर वो देखती है कि एक हट्टा कट्टा आदमी जो कि इस वक्त सिर्फ लुंगी में है, वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए लगातार उनके टायर को मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो पागलों की तरह हरकत कर रहा हो। जिससे यशवी और तान्या दोनों ही घबरा गए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पीछे जाते हुए कहती हैं, ये कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो आदमी अब कुल्हाड़ी लेकर के यशवी की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है और काफी तेज आवाज में कहता है, तू नहीं बचेगी, मैं तुझे नहीं दूर, तू नहीं बचेगी। यशवी घबराते हुए कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मिलने आई थी मुरली जी से, प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। वही तान्या जो यशवी और उस आदमी के सामने आते हुए कहती है, एक मिनट, क्या हो गया भाई, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं है, हमें सिर्फ बात करनी है। लेकिन तभी वो आदमी जो कहता है, बात करनी है, ऐसे ही आया था एक साहब बात करने के लिए मेरे से, उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। तुम बड़े लोगों पर भरोसा करने लायक नहीं है, तुम अपने 4 पहिए गाड़ी से चल करके हम जैसे आदमी को कीड़ा समझते हो ना, कुचल देते हो हम जैसे लोगों को। तान्या और यशवी एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यशवी जो पूरे कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है,
देखिए सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ गलत हुआ है, आप मुझे बताइए। उस आदमी को सज़ा मिलेगी। वो आदमी जो हंसते हुए कहता है सज़ा कौन देगा उस आदमी को? वो बहुत बड़ा आदमी है, उसे कोई सज़ा नहीं देगा। सज़ा तो हम जैसे गरीबों को मिलती है। न खाने को मिलता है, न पीने को शुद्ध पानी मिलता है, और सिर्फ मिलती है नाली के कीड़े, है ना। ईश्वरी को लगता है कि ये बंदा चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन काम का तो है। लेकिन तान्या उसका हाथ पकड़ते कहती है, चलो यहाँ से। ईश्वरी जो उसे रोकते हुए कहती है, नहीं रुको। मैं अपनी मनमोहक आवाज से इस आदमी को जैसे तैसे करके शांत करने की जब तक कोशिश कर रही हूँ, तब तक तुम टायर लगा। और फिर वो उस आदमी के सामने आकर खड़ी होते हुए कहती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने आई हूँ, तो आपके हाथ पे जो कुल्हाड़ी है ना, मार दीजिए उसे मुझसे, मार दीजिए उससे मुझे। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर, तो प्लीज़ अपना गुस्सा शांत करके मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया को बताने के लिए आई हूँ। आप जैसे बहुत सारे गरीबों की ज़िंदगी इसी तरह से तबाह कर दी गई है, उन बड़े लोगों की वजह से, और मैं उनमें से नहीं हूँ। वो आदमी जो कहता है, अपने बाप की बेटी हो ना तुम, जैसा बाप होगा वैसी ही तो बेटी होगी। उसी की औलाद हो ना तुम, जिसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। ये सुनकर के तो ईश्वरी एकदम से अपने कदम को रोक नहीं पाती और लड़खड़ा कर एकदम पीछे की तरफ गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वो आदमी उसका बाजू पकड़कर उसको ठीक तरीके से खड़ा करते हुए कहता है, क्या हुआ? घबरा गई? डर गई तुम? अब ये मत कहना कि तुम्हें अपने बाप के बारे में पता नहीं है। ये सुनकर ईश्वरी जो एकदम से रोते हुए कहती है, मेरे पापा, उन्होंने इतना गलत कैसे किया? वो आपके साथ वो आपके साथ क्या 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 किया आपके साथ? वो आदमी जो कहता है, मेरा घर उजाड़ दिया उसने। और अब ईश्वरी और तान्या थोड़ी देर बाद उस आदमी के साथ उसके झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वो आदमी अपना घर दिखाते हुए कहता है, यही मेरा बसेरा है, यही रहता हूँ। पहले एक परिवार था मेरा, मेरी बीवी थी, छोटा सा एक बच्चा था। उस आदमी की बात ना मानने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे नहीं पता था। और अब धीरे धीरे वो आदमी जो एक एक करके ईश्वरी और तान्या को बातें बताना शुरू करता है। ईश्वरी उसे रिकॉर्ड करते हुए अपनी डायरी में नोट भी किए जा रही थी। तान्या के हाथ में इस वक्त जो फ़ोन था उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। उस आदमी की एक एक बात रिकॉर्ड करते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं। और ईश्वरी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी जो कहता है, इस नंबर को ट्रेस करके देखना, इसकी लोकेशन पता चल जाएगी तुम्हें, और फिर जाकर के तुम अपने बाप के गहरे राज से पर्दाफाश कर पाओगी। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, अगर मैं मर भी गया तो मुझे इसका कोई खौफ नहीं। लेकिन ईश्वरी इनको दिलासा देते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा मदद किया है, मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आपके जैसे एक और ज़िंदगी है जिसे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। वो आदमी अपना सिर नीचे किए हुए कहता है, माफ़ कर दो हमें, मैंने गलत समझ लिया आपको, आप उनकी तरह नहीं हो। ईश्वरी जो अपना चेहरा नीचे करके अपने आंसू को छुपाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे उनकी बेटी बन गई। और फिर वो आकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा सच मिल गया था उसके हाथों, जो कि अब उसकी मदद कराने वाला था दश को इस केस को जिताने के लिए। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहे क्रिमिनल्स फर्स्ट वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।